तो चलिए शुरू करते हैं इस नॉवल का दूसरा हिस्सा। पिछली बार हम मिले थे राजा से, याद है ना? एक टाइगर जो एक सर्कस में कैद है। आज हम उसकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ये कहानी है आज़ादी की, शोषण की और इंसान और जानवर के उस अजीब से रिश्ते की, जिसका अंजाम अक्सर बहुत बुरा होता है। राजा के दिमाग में एक बात चलती रहती है, काश वो मेरी जबान बोल पाता या मैं उसकी। जानते हैं, इस एक लाइन में पूरी कहानी का दर्द छुपा हुआ है। उनके बीच कोई मीटिंग ग्राउंड था ही नहीं, कोई ऐसी जगह जहां वो एक दूसरे को समझ पाते। और यही नासमझी, यही कम्युनिकेशन गैप राजा और उसके मालिक कैप्टन के रिश्ते को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ले जाएगी। तो इस कहानी का जो मेन ह्यूमन कैरेक्टर है वो है कैप्टन, सर्कस का मालिक। अब कैप्टन जो है वो बहुत एम्बिशियस है, मतलब उसके सपने बहुत बड़े हैं। और उसका सबसे बड़ा सपना एक जबरदस्त जुबली शो करना। लेकिन पता है क्या, उसका यही जुनून, यही एम्बिशन आगे चल के सारी प्रॉब्लम्स की, सारी क्रुएलिटी की जड़ बनने वाला है। अब देखिए, कैप्टन और उसकी पत्नी के बीच की ये बातचीत उनकी अलग अलग सोच को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ कैप्टन है जिसके सर पर जुनून सवार है कि पब्लिक को कुछ नया, कुछ थ्रिलिंग दिखाना है, और दूसरी तरफ है उसकी पत्नी जो टेंशन में है, जो उसे याद दिला रही है कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि हर सेकंड किसी की जान दांव पर लगी होती है। तो ये एक तरह से एंटरटेनमेंट और रिस्क के बीच की लड़ाई है। तो अपने इस बड़े सपने को पूरा करने के लिए कैप्टन ने एक ऐसा एक्ट बनाया जो आप कह सकते हैं नेचर के खिलाफ था। उसका प्लान था राजा को उसकी हर नेचुरल इंस्टिंक्ट, हर आदत को दबाने पर मजबूर करना। बेसिकली उसको एक टाइगर से एक खिलौना बना देना। राजा की ट्रेनिंग असल में एक तरह का साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। पहला कदम, उसे आग के गोले से कूदने पर मजबूर किया गया। आग जिससे हर जानवर डरता है। फिर दूसरा कदम, उसे दूध पीने को दिया गया जिसे वो नफरत करता था। और तीसरा और सबसे अजीब काम, उसे एक बकरी के साथ शांति से बैठना था, मतलब अपने शिकार के साथ दोस्ती करनी थी। हर एक चीज उसके अस्तित्व, उसकी पहचान के खिलाफ थी। राजा के दिमाग में बस यही चलता था, ये क्या अजीब बात है, जो चीज मुझे पसंद नहीं वो मुझे खानी पड़ रही है, और जिसे मैं खाना चाहता हूं उसे छोड़ना पड़ रहा है। देखिए, ये सिर्फ खाने की बात नहीं थी, ये उसकी पूरी आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश थी। और कैप्टन का तरीका सिर्फ मारपीट, चाबुक और चिल्लाना, समझने समझाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर आखिरकार जुबली शो का दिन आ गया। राजा को जानबूझकर भूखा रखा गया था, ऊपर से परफॉर्मेंस का प्रेशर। उसके अंदर दो चीजें लड़ रही थी, एक तरफ उसका असली रूप, एक भूखा शेर, और दूसरी तरफ कैप्टन का सिखाया हुआ पाठ। और ये लड़ाई अब अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर थी। खुद पर काबू रखने का दर्द भयंकर भूख से भी ज्यादा था। सोचिए, राजा के लिए भूख सहना उतना मुश्किल नहीं था जितना खुद के खिलाफ जाना, अपनी असलियत से लड़ना। ये जो स्ट्रगल था ना, अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। माहौल में एक अजीब सा टेंशन था। और फिर बस एक पल, एक सेकंड के लिए कैप्टन का ध्यान भटक गया। सिर्फ एक सेकंड। कंट्रोल में एक छोटी सी गलती, लेकिन इस एक गलती का नतीजा बहुत बहुत बड़ा होने वाला था। उसी एक पल का फायदा उठाकर राजा आगे लपका और उसने बकरी का सर अलग कर दिया। देखिए, ये कोई प्लान करके की गई बेरहमी नहीं थी, ये बस एक इंस्टिंक्ट था, एक भूखे जानवर का उसके ऊपर थोपी गई ट्रेनिंग के खिलाफ एक छोटा सा विद्रोह। नेचर ने आखिरकार अपना रंग दिखाई दिया। तो इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ? कैप्टन ने कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की, राजा को सजा मिली, उसे और भूखा रखा गया। पब्लिक से झूठ बोला गया कि राजा बीमार है, इसलिए एक्ट रोक दिया है। लेकिन पर्दे के पीछे कैप्टन का बड़ा सा सपना टूट रहा था। वो शो को बंद करने के बारे में सोचने लगा था। अब यहाँ कहानी में एक नया कैरेक्टर एंटर करता है, और एक नया विलन भी, एक फिल्म मेकर जिसका नाम है मदन। जहाँ कैप्टन को राजा की हरकत में अपनी हार दिखी, वही मदन को उसमें क्या दिखा? सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का एक जोरदार मौका। मदान का प्लान था राजा को अपनी फिल्म में कास्ट करना। पता है उसने राजा के उस काम को क्या कहा? सर्जिकल परफॉर्मेंस। उसकी नज़र में ये फिल्म के लिए परफेक्ट था। तो अब देखिए, एक्सप्लॉयटेशन का तरीका बदल गया। राजा अब एक सर्कस आर्टिस्ट नहीं रहा, वो फिल्म इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट, एक बिकने वाली चीज बन गया था। इन दोनों आदमियों में, कैप्टन और मदन में, जमीन आसमान का फर्क है। कैप्टन के लिए राजा एक एसेट था, एक कीमती चीज जिसे ट्रेन करना है। लेकिन मदन के लिए राजा सिर्फ एक प्रॉप था, जैसे फिल्म सेट पर कुर्सी मेज होती है, बस इस्तेमाल करो और फेंक दो।
कैप्टन का रिश्ता भले ही वायलेंट था पर पर्सनल था। मदन का रिश्ता प्योर बिजनेस, कोई इमोशन नहीं। ये एक्सप्लॉयटेशन का एक और भी ज्यादा ठंडा और बेजान रूप था। अब इन दोनों के बीच जो डीलबाजी चली वो काफी लंबी खींची। क्यों? क्योंकि कैप्टन जानबूझकर देरी कर रहा था। वो बेचैन मदन पर अपना कंट्रोल दिखा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो राजा पर दिखाता था। इससे कैप्टन का असली नेचर सामने आता है। उसे बस कंट्रोल करना पसंद है, चाहे वो जानवर हो या इंसान। खैर, आखिरकार फिल्म का काम शुरू हो ही गया, लेकिन सेट का माहौल बहुत ही केओटिक, बहुत ही तनाव भरा था। और इसी माहौल ने राजा को उसके बर्दाश्त की आखिरी हद तक पहुंचा दिया। और यही वजह बनी कैप्टन और उसके बीच आखिरी और सबसे दुखद टकराव की। फिल्म के लिए जो ट्रेनिंग शुरू हुई वो पहले से भी ज्यादा अजीब और तकलीफदेह थी। पता है इस बार कैप्टन ने क्या इस्तेमाल किया? एक इलेक्ट्रिक गैजेट, जिससे राजा को दर्द होता था ताकि वो कैमरा के लिए परफॉर्म करे। ये क्रूएल्टी की हद थी। लेकिन अब राजा के दिमाग में कुछ बदल रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। पता है क्यों? क्योंकि पहली बार उसने कैप्टन को अपने मालिक की तरह नहीं देखा। उसने उसे एक छोटे से, कमजोर से जीव की तरह देखा। ये तो मेरी पूंछ से भी छोटा है। पावर बैलेंस अब बदल चुका था। राजा ने शायद आखिरी बार कैप्टन को एक वार्निंग देने की कोशिश की। उसने अपना पंजा उठाया, लेकिन उसने अपने नाखून अंदर रखे। शायद ये उनके इतने सालों के रिश्ते की एक आखिरी निशानी थी, एक आखिरी मौका। लेकिन कैप्टन या तो इस इशारे को समझा नहीं या समझना ही नहीं चाहता था। वो अपनी पावर साबित करने के लिए आगे बढ़ा। राजा का अगला वार आखिरी साबित हुआ। कैप्टन का घमंड, उसका कंट्रोल करने का जुनून आखिर में उसी को ले डूबा। कैप्टन की मौत के बाद सेट पर भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा था। फिल्म का जो सो कॉल्ड हीरो था, जग्गू पहलवान, वो डर के मारे राजा के खाली पिंजरे में जाकर छिप गया। और फिल्म मेकर मदन, उसे कैप्टन के मरने का दुख नहीं था, उसे अपनी फिल्म बर्बाद होने का अफसोस था। इस पूरे हंगामे के बीच अगर कोई शांत था तो वो था राजा। वो आराम से सेट से बाहर निकल गया। और यही सबसे बड़ी आयरनी है ना? जिन लोगों ने टिकट खरीदकर उसे पिंजरे में एक शोपीस की तरह देखा था, आज वही लोग उसे आज़ाद देखकर उससे दूर भाग रहे थे। तो आखिर में कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अब जब राजा आज़ाद है तो वो एक मॉन्स्टर है या एक विक्टिम, एक राक्षस या एक शिकार? क्या ये उसकी असली फितरत थी या सालों तक हुए अत्याचार का नतीजा? शायद इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहानी को पिंजरे के इस तरफ से देख रहे हैं या उस तरफ से। इस बारे में ज़रूर सोचिए।